इन दिनों चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी से लोग बेहाल हैं। कई इलाकों में अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री तक दर्ज किया जा रहा है। गर्मी इस कदर बढ़ रही है कि लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। इस बीच हीटवेव भी परेशानी ज्यादा बढ़ रही है। देश में एक और तूफान, दूसरी तरफ हीटवेव, क्या होगा लोगों का, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। उत्तर प्रदेश में जून के दूसरे हफ्ते में आसमान से इस कदर आग बरस रही है कि लोग त्राहिमाम है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के चंदौली और आसपास के इलाकों में भी पिछले कई दिनों से पारा 44 डिग्री तक पहुंच रहा है। एक तरफ जहां भीषण गर्मी और ऊपर से लोग बेहाल है, वहीं दूसरी तरफ हीटवेव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के प्रमुख शहर दीनदयाल नगर में धूप और गर्म हवाओं से बचने के लिए लोग तरह तरह के जतन करते दिखाई दे रहे हैं। चंदौली जिले में पिछले एक सप्ताह से पारा 43 से 44 डिग्री बना हुआ है। आलम यह है कि रात में भी पारा 35 से 36 डिग्री तक रह रहा है, जिसकी वजह से लोगों का जीना मुहाल है। वहीं दूसरी तरफ घर से बाहर निकलने पर लू के थपेड़े लोगों के त्राहिमाम करने पर मजबूर कर रहे हैं। यूपी के ज्यादातर जिलों में आसमान से आग बरस रही है। इस बीच यूपी में मानसून की एंट्री पर बुरी खबर सामने आई है। बीएचयू के मौसम विज्ञानी के माने तो अभी मानसून आने में थोड़ा और वक्त लगेगा। उनके मुताबिक यूपी में 20 जून से पहले मानसून की एंट्री नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। नीतीश जब मॉर्निंग वॉक करने को निकले थे, तभी उनकी सुरक्षा घेरा तोड़कर एक बाइक सवार घुस गया था। इसके बाद नीतीश कुमार की सुरक्षा में तैनात कर्मियों ने उसे पकड़ लिया। क्या है मामला, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। नीतीश गुरुवार को जब मॉर्निंग वॉक करने निकले थे, तभी उनकी सुरक्षा घेरा तोड़कर एक बाइक सवार घुस गया। इसके बाद नीतीश की सुरक्षा में तैनात कर्मियों ने उसे पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार गुरुवार को मॉर्निंग वॉक के दौरान मुख्यमंत्री आवास से 7 सर्कुलर की ओर जा रहे थे। उन्हें सड़क से फुटपाथ की ओर जाना था, तभी एक बाइक सवार उनके पास पहुंच गया। हालांकि नीतीश की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद एसएसजी कमांडेंट और पटना एसएसपी को सीएम आवास बुलाया गया है। नीतीश कुमार ने पटना में 23 जून को विपक्षी नेताओं की बैठक बुलाई है। इसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल होंगे। इनके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, केजरीवाल, हेमंत सोरेन, स्टालिन, अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। इन सबकी सहमति से बैठक की तारीख तय हुई है। बैठक में लेफ्ट के नेता भी बैठक में शामिल होने वाले हैं, जिनमें सीताराम येचुरी, डी राजा, दीपांकर भट्टाचार्य जैसे नाम शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, GS। 23 जून को नीतीश कुमार के बुलावे पर विपक्षी दलों की बैठक का आयोजन होना है। इसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल होंगे। इस बैठक से पहले एक कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार ने समय से पहले लोकसभा चुनाव होने की संभावना जताई है। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को जल्द से जल्द परियोजना को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से तैयारियों में जुटी हैं। एक तरफ बीजेपी सत्ता में हैट्रिक करने का दावा कर रही है, तो वहीं विपक्षी दल एक बार फिर महागठबंधन की कवायद में जुटे हैं। इसको लेकर 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक बुलाई गई है। इस सबके बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने तय समय से पहले लोकसभा चुनाव होने की संभावना जताई है। ग्रामीण कार्य विभाग की योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम में बोलते हुए नीतीश कुमार ने अधिकारियों को सभी योजनाओं का काम जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि पता नहीं कब लोकसभा चुनाव हो जाए, जरूरी नहीं कि चुनाव अगले साल हो सकता है इसी साल के आखिरी में चुनाव हो जाए। 23 जून को नीतीश कुमार के बुलावे पर विपक्षी दलों की बैठक का आयोजन होना है। इसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल होंगे। इन सबकी सहमति से बैठक की तारीख तय हुई है। बैठक में लेफ्ट के नेता भी बैठक में शामिल होंगे, जिनमें सीताराम येचुरी, डी राजा, दीपांकर भट्टाचार्य जैसे नाम शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। दिल्ली पुलिस ने आज पहलवानों के WFI के पूर्व अध्यक्ष पर लगाए गए यौन शोषण के आरोप पर अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी है। पोक्सो मामले में बृजभूषण को क्लीन चिट दिल्ली पुलिस ने दाखिल की क्लोजर रिपोर्ट। देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। दिल्ली पुलिस ने भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों में गुरुवार को 2 अदालतों में आरोप पत्र दायर कर दिया है।
एक चार्जशीट 6 बालिग महिला पहलवानों की शिकायत पर दर्ज मामले में रोज एवेन्यू कोर्ट में फाइल की गई थी, जबकि दूसरी चार्जशीट पटियाला कोर्ट में नाबालिग की शिकायत पर दर्ज किए गए मामले में दाखिल की गई है। नाबालिग द्वारा लगाए गए आरोपों में दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण को क्लीन चिट दी है, क्योंकि नाबालिग ने खुद ही अपनी शिकायत वापस ले ली थी। दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ 2 केस दर्ज किए थे। पहला मामला 6 बालिग महिला पहलवानों की शिकायत पर आधारित था, जबकि एक मामला नाबालिग की शिकायत पर पोक्सो के तहत दर्ज किया गया था। बृजभूषण पर यौन शोषण का मामला दर्ज कराने वाली नाबालिग महिला पहलवान ने अपनी शिकायत वापस ले ली है। अपने बयान में पहले जहां नाबालिग महिला पहलवान ने बृजभूषण पर यौन उत्पीड़न का इल्जाम लगाया था, तो वही अब उसने बयान में बदलाव करते हुए कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष पर भेदभाव का इल्जाम लगाया है। नाबालिग का कहना है कि उसके साथ यौन शोषण नहीं हुआ, बल्कि भेदभाव हुआ था, लेकिन गुस्से में उसने यौन शोषण की शिकायत दर्ज करवा दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। में विधानसभा चुनाव को कुछ महीने बाद ही होने वाला है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के एक कार्यक्रम के मंच पर कुछ लोग राष्ट्रगान की धुन पर नाचते नजर आए। इस दौरान गहलोत भी मंच पर मौजूद थे। क्या है मामला, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। राजस्थान में विधानसभा चुनाव कुछ महीने के बाद ही होने वाले हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के एक कार्यक्रम के मंच पर कुछ लोग राष्ट्रगान की धुन पर नाचते नजर आए। इस दौरान गहलोत भी मंच पर मौजूद थे। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद सीएम अशोक गहलोत बीजेपी के निशाने पर है। कुछ दिन पहले सीएम अशोक गहलोत मेवाड़ दौरे पर आए थे। इस दौरान मगरदा गांव में एक सभा हुई। इसके बाद राष्ट्रगान जैसे ही शुरू हुआ, मंच पर मौजूद कुछ लोग नाचने लगे। इसका वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया। उन्होंने सवाल खड़े करते हुए तंज कसा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सवाल पूछते हुए वीडियो पोस्ट किया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है, गहलोत साहब इसे बेवजह का विरोध कहेंगे, लेकिन उनके समर्थक कुतर्क भी करेंगे, पर क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी में राष्ट्रगान की अवहेलना नहीं हो रही है? केंद्रीय मंत्री शेखावत आरोप लगाते हैं कि खुद गहलोत को ध्यान नहीं है। यह किस तरह का आयोजन है? हम कैसे उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। चुनाव 2022 में कांग्रेस ने भले ही अच्छा प्रदर्शन नहीं किया हो, लेकिन पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में दलितों, मुसलमानों और अति पिछड़े वर्गों MBC पर ध्यान देने के साथ राज्य में अपनी पैठ बनाने को लेकर आशान्वित है। पार्टी को लगता है कि यह सोशल इंजीनियरिंग 80 लोकसभा सीटों वाले राज्यों में अच्छे परिणाम सुनिश्चित करेगी। यूपी चुनाव को लेकर क्या होगी कांग्रेस की रणनीति, देखते हैं खास रिपोर्ट अंदर की बात में। कर्नाटक में सफलता के बाद कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में दलितों, मुसलमानों और अति पिछड़े वर्गों पर भी ध्यान केंद्रित किया। कर्नाटक की सफलता के बाद कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में दलितों, मुसलमानों और अति पिछड़े वर्गों पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्तर प्रदेश को चुनाव रणनीति पर निशान बनाएगी। इसके लिए कांग्रेस ने राजभर, निषाद, कुशवाहा, कुम्हार और अन्य अत्यंत पिछड़ी जातियों के मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए कार्यक्रम शुरू किए हैं। कांग्रेस का मानना है कि सोशल इंजीनियरिंग के इस नए फॉर्मूले से 80 लोकसभा सीटों वाले यूपी में कम से कम 10 सीटें जीत जाएगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का दावा है कि कांग्रेस ने इस फॉर्मूले पर काफी पहले से ही काम करना शुरू कर दिया है और राज्य भर में कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कांग्रेस जाति आधारित जनगणना की जरूरत को लेकर भी लोगों को जागरूक कर रही है। हालांकि बीजेपी और सपा ने कांग्रेस के दावे को हास्यास्पद बताया है। बीजेपी का मानना है कि साल 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजों ने साफ कर दिया है कि मुस्लिम इस साल के आखिरी तक 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है। अगले साल लोकसभा चुनाव है। इस बीच देश में एक बार फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता लागू करने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। कब लागू होगी समान नागरिक संहिता, क्या मानना है सरकार का, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। केंद्र सरकार के आदेश के आधार पर विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता पर जनता की राय मांगी है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि मोदी सरकार लोकसभा चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता लागू कर देगी। बीजेपी सूत्रों का दावा है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में समान नागरिक संहिता को बड़ा मुद्दा बनाना चाहती है। विधि आयोग ने इस मुद्दे पर जनहित संगठनों और धार्मिक संगठनों के विचार आमंत्रित किए हैं। लॉ कमीशन की ओर से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि इच्छुक लोग
30 दिनों के भीतर आयोग को अपने विचार भेज सकते हैं। नागरिक संहिता की बात करें तो संविधान में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा प्रावधान होगा जिसमें सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होंगे, फिर वह किसी धर्म, जाति या समुदाय से क्यों न हो। इसमें शादी, तलाक, गोद लेने की प्रक्रिया और संपत्ति के बंटवारे में भी सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को ये भी प्रस्तुत किया है कि जबकि संविधान देश के प्रत्येक नागरिक के लिए समान नागरिक कानूनों का समर्थन करता है, वर्तमान में विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के लोग विभिन्न संपत्ति और वैवाहिक कानून का पालन करते हैं। यह देश की एकता का अपमान है। इसलिए एक समान नागरिक संहिता का कार्यान्वयन करना आवश्यक है। ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती के भाई आनंद कुमार और उनकी भाभी विचित्र लता के नाम लॉजिक्स बिल्डर की परियोजनाओं में 261 फ्लैट सामने आए हैं। इस खुलासे में कई साल खड़े कर दिए हैं। क्या मायावती के नाम पे और के भ्रष्टाचार का आरोप? देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। कर्नाटक में कांग्रेस की सिद्धरामैया सरकार बनने के बाद अब केंद्र और राज्य के बीच राजनीति शुरू हो गई है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार और केंद्र सरकार के बीच टकराव शुरू हो गया है। कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अन्ना भाग्य योजना शुरू करने का वादा किया था। इस योजना के तहत सिद्धरामैया सरकार ने 1 जुलाई से गरीब परिवारों को 10 किलो अनाज मुफ्त देने का ऐलान किया था। कांग्रेस का आरोप है कि इस योजना के क्रियान्वयन को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को राज्यों में गेहूं और चावल नहीं बेचने का आदेश दिया है। कांग्रेस का दावा है कि कर्नाटक सरकार की योजना को विफल करने के लिए केंद्र सरकार ने रातों रात नीति बदल दी। कर्नाटक सरकार को इस योजना को लागू करने के लिए हर महीने 2.28 लाख टन अनाज खरीदना पड़ता है, लेकिन अगर केंद्र से अनाज नहीं मिला तो अन्न भाग्य योजना के क्रियान्वयन में देरी होगी। बीजेपी इन आरोप को झूठ बताती है। उनका दावा है कि यह नीतिगत फैसला बहुत पहले लिया गया था। अब कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के लिए बड़ी चुनौती सामने आ रही है कि अगर वो समय पर अन्न भाग्य योजना शुरू नहीं कर पाती तो उनकी वचन शक्ति के सामने जनता के मन में सवाल पैदा होंगे। बात जो भी हो, लेकिन राजनीति की बात करें तो अब कर्नाटक की कांग्रेस सरकार और केंद्र सरकार के बीच नया विवाद शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, GS। देश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती के भाई आनंद कुमार और उनकी भाभी विचित्र लता के नाम पर लॉजिक्स बिल्डर की परियोजनाओं में 261 फ्लैट सामने आए हैं। इस खुलासे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या मायावती के नाम पे और एक भ्रष्टाचार का आरोप? देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के कथित भ्रष्टाचार की मीडिया रिपोर्टों ने हड़कंप मचा दिया है। एक शीर्ष समाचार पत्र के रिपोर्ट के मुताबिक एक शीर्ष रियल एस्टेट कंपनी ने मायावती के भाई आनंद कुमार और उनकी पत्नी लता को नोएडा में एक अपार्टमेंट परिसर में फ्लैट आवंटित किए थे। कंपनी ने पानी की कीमत पर मायावती के परिवार को फ्लैट दिया और दस्तावेज दिए। मायावती के परिवार को दूसरों की तुलना में 50% सस्ते में फ्लैट दिए गए। रिपोर्ट में दावा किया गया कि इस सौदे में करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है। कंपनी 1997 में अस्तित्व में आई और 2022 में दिवालियापन के लिए दायर की गई। मायावती पर भ्रष्टाचार के आरोप नए नहीं है। 2007 में मायावती के यूपी की मुख्यमंत्री बनने के बाद नोएडा समेत अन्य इलाकों में पानी के दाम में संपत्तियां लेने का आरोप लगता रहा है, लेकिन ये मुद्दा बड़ा है। बसपा इस मुद्दे को लोकसभा चुनाव में उठा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो भाजपा अब किस रणनीति पर काम करेगी, उस पर सबकी निगाहें टिकी है। क्या लोकसभा चुनाव को लेकर राज्यभर की पार्टी के साथ गठबंधन करेगी बीजेपी? देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो भाजपा अब किस राजनीति पे काम करेगी, उस पर सबकी निगाहें टिकी है। उत्तर प्रदेश में अभी टकराव की राजनीति जोरों पर है। बीजेपी ने भी सहयोगियों की तलाश शुरू कर दी है, जबकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी मौजूदा सहयोगियों के अलावा नए सहयोगियों को भी तलाश कर रही है। भाजपा सूत्रों का दावा है कि ये तय है कि भाजपा यूपी में ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाजवादी पार्टी सुभासपा के साथ गठजोड़ करेगी। राजभर ने विधान परिषद चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में वोट देकर दोस्ती का हाथ बढ़ाया और बीजेपी को
क्लीन स्वीप करने में मदद की। बीजेपी ने उस वक्त राजभर से गठबंधन का फैसला किया था। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक बीजेपी का गैर यादव ओबीसी वोटों को अखिलेश यादव की ओर कन्वर्ट करने की जरूरत है। इसमें राजभर सहयोग करेंगे। राजभर 2 से ज्यादा लोकसभा सीट नहीं चाहते हैं, इसलिए फायदा बीजेपी को ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। को लेकर कांग्रेस स्थानीय नेताओं की मांग है कि प्रियंका गांधी राज्य की मेडक लोकसभा सीट में चुनाव लड़े। क्या सीट प्रियंका गांधी के लिए करिश्मा कर सकती है? यदि हाँ तो कैसे? देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। तेलंगाना में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रियंका को तेलंगाना की मेडक लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार बनाने की मांग तेज हो गई है। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि अगर प्रियंका को मेडक सीट से उम्मीदवार बनाया जाता है तो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीतने की संभावना बढ़ जाएगी। हाल ही में तेलंगाना में कांग्रेस के 2 दिग्गज नेताओं मल्लू भाटी विक्रमार्थ और कोमाती रेड्डी वैकेंट रेड्डी ने मतभेदों को भुलाकर तेलंगाना में कांग्रेस को जिताने का वादा किया है। दोनों नेताओं ने प्रियंका को तेलंगाना से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है। वर्ष 1980 में जब आंध्र प्रदेश एकजुट हुआ, इंदिरा गांधी ने मेडक सीट से जीत हासिल की और कांग्रेस सत्ता में लौट आई। इसलिए कांग्रेस नेता मेडक सीट को कांग्रेस के लिए लकी मानते हैं। केसीआर की पार्टी पिछले 4 कार्यकाल से इस सीट से जीतती आ रही है, लेकिन विक्रमार्थ और रेड्डी ने प्रियंका को इस सीट से जिताने का आश्वासन दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। प्रेम कथा की री रिलीज मेकर्स के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो रही है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। फिल्म ने 5 दिनों में कितने करोड़ का बिजनेस किया? देखते हैं बॉलीवुड रिपोर्ट अंदर की बात में। अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित गदर एक प्रेम कथा 22 साल बाद एक बार फिर थिएटर्स में धमाल मचा रही है। फिल्म को दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है। फैंस तारा सिंह और सकीना की लव स्टोरी को देखने जा रहे हैं। यही नहीं, फिल्म के साथ साथ उन्हें गदर 2 का टीजर भी देखने को मिल रहा है। बता दें कि गदर को 9 जून को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। अपनी री रिलीज के बाद से ही बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। मेकर्स ने फिल्म के ग्राफिक्स को 4K में अपडेट किया। लखनऊ और जयपुर में इसका स्पेशल प्रीमियर रखा गया था। पहले दिन मूवी ने 30 करोड़ का कलेक्शन किया, जबकि दूसरे दिन इसने 45 लाख रुपए की तगड़ी कमाई की। तीसरे दिन 55 लाख रुपए, चौथे दिन फिल्म ने देश भर में 30 लाख कमाए। अब 5वें दिन भी इसकी धुआंधार कमाई जारी रही। सनी देओल की फिल्म ने 23 लाख का बिजनेस किया, जिसके बाद फिल्म का कलेक्शन 1 करोड़ के पार हो गया। इसके अलावा हम सनी देओल को इस बार हैंडपंप की जगह कार्टव्हील से दुश्मनों के साथ लड़ते देख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली के मुखर्जी नगर में बन्ना सिनेमा के पास स्थित ज्ञाना बिल्डिंग में आग लग गई। इस इमारत में कई कोचिंग सेंटर हैं। इमारत में आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। क्या हुई वारदात? देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। दिल्ली के मुखर्जी नगर में बत्रा सिनेमा के पास स्थित ज्ञाना बिल्डिंग में आग लग गई। इस इमारत में कई कोचिंग सेंटर है। इमारत में आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। छात्रों ने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई। आग बुझाने के लिए दमकल की 11 गाड़ियों ने आग बुझाने का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि आग इतनी भयावह थी कि कुछ स्टूडेंट्स ने कूदकर अपनी जान बचाई। फिलहाल किसी जानहानि की जानकारी नहीं मिल रही है। 11 फायर टेंडर आग बुझाने में जुटे थे। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों भी छात्रों को कोचिंग सेंटर से बाहर निकालने के लिए पुलिस और फायर ब्रिगेड टीम की मदद कर रहे थे। कोचिंग सेंटर में आग लगने का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि कमरे से धुआं निकल रहा है और छात्र तारों के सहारे नीचे उतर रहे हैं। रेस्क्यू कर लाए गए कुछ छात्रों ने बताया कि जब क्लासरूम में वह पढ़ रहे थे तभी आग लग गई थी। क्लासरूम में धुआं फैलता देख उन लोगों ने खिड़की खोल दी। इस दौरान नीचे मौजूद लोगों ने किसी तरह रस्सी और तार फेंका, जिसको पकड़कर वह लोग नीचे उतरे। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। ग्रीस के दक्षिणी तट पर पेलोपोनीज क्षेत्र के करीब 75 किलोमीटर दूर देर रात शरणार्थियों से भरा छोटा जहाज डूब गया। इसमें कुल करीब 400 लोग सवार थे। इस हादसे में अब तक 79 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग लापता बताए जा रहे हैं। कैसे बनी वारदात? देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। ग्रीस में एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ दक्षिणी पेलोपोनीज से क्षेत्र से लगभग
75 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में देर रात प्रवासियों से भरी मछली पकड़ने वाला छोटा जहाज डूब गया। इस हादसे में करीब 70 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि सैकड़ों लोग लापता हो गए। हादसे की जानकारी होते ही तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। घटना में बचाए गए दर्जनों प्रवासियों को एम्बुलेंस मार्फत शिविरों में उपचार के लिए भेज दिया गया। जानकारी के मुताबिक 104 लोगों को बचाया जा चुका है। इनमें मिस्र के 30, पाकिस्तान के 10, सीरिया के 35 और 2 फिलिपिस्तीनी शामिल है। यूनान तटरक्षक बल ने बताया कि अभी इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकी कि नौका पर सवार कितने यात्री लापता है। माना जा रहा है कि इटली जा रही ये नौका पूर्वी लीबिया के टोब्रुक इलाके से रवाना हुई थी। नौका में महिलाएं और बच्चे भी सवार थे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने नौका डूबने की घटना को भयावह करार दिया। यूएन ने ट्वीट कर बताया कि प्रारंभिक सूचना के मुताबिक नाव में करीब 400 लोग सवार थे। ब्यूरो रिपोर्ट,